नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका 9 PM में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है तमाम खबरों को एक एक कर आप तक पहुंचाने की। और छत्तीसगढ़ के पहले स्काउट्स गाइड्स की राष्ट्रीय जंबूरी से विवादों के बादल छट गए हैं। स्काउट्स के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बालोद में ही जंबूरी का आयोजन होगा और 9 जनवरी को राज्यपाल रामेन ड्रेका इसका शुभारंभ करेंगे। ये कार्यक्रम 13 जनवरी तक चलेगी। बता दें कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल की अध्यक्षता वाली परिषद ने वित्तीय अनियमितताओं के शिकायतों के आधार पर जंबूरी को रद्द कर दिया था, लेकिन स्काउट्स के छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इससे इनकार किया था। मामले को लेकर सुबह से ही सियासत का बाजार गर्म था और बयानबाजी भाजपा कांग्रेस की ओर से की जा रही थी। इस बयानबाजी के बीच छत्तीसगढ़ राज्य आयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सियासी घमासान को शांत कर दिया। और अब बात करते हैं इंदौर के दूषित पानी कांड की। इस कांड में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है। जिला प्रशासन के मुताबिक 18 पीड़ित परिवारों में 15 परिवारों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है, जबकि बाकी 3 पीड़ित परिवारों के खाते खुलवाकर आरटीजीएस के जरिए सहायता राशि दी जाएगी। तो प्रशासन ने अनौपचारिक रूप से पुष्टि की है और जिन लोगों को मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है उनका खाता खुलवाया जा रहा है और उनको सहायता राशि दी जाएगी। 3 परिवारों की राशि रुकी हुई है, बाकी 15 परिवारों को राशि दे दी गई है। प्रशासन ने अनौपचारिक रूप से इसकी पुष्टि की है। 15 पीड़ित परिवारों को मुआवजा दिया गया है। ऐसे जो भी मतलब दुखद मृत्यु के जो भी समाचार होते हैं, कहीं से भी ये जानकारी मिलती है, हम लोग उसके लिए सीनियर डॉक्टर्स का पैनल है जो कि उसकी एनालिसिस कर रहे हैं और उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही हम लोग इसको मतलब ऑफिशियल काउंट में अपडेट करते हैं। परंतु दुखद मृत्यु जो की है और सहायता राशि तत्काल उसमें मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार सभी को 2-2 लाख रुपए की राशि तत्काल दी जाती है और इसके लिए हम लोग ये दृढ़बद्ध हैं। और इंदौर में दूषित पानी कांड के बाद अब स्थानीय प्रशासन जाग गया है। जिला प्रशासन और नगर निगम ने पाइप के लाइन के मरम्मत और सफाई का काम शुरू करवाया है। निगम की टीम लगातार ड्रेनेज पाइपलाइन बदलने के साथ साथ पेयजल पाइपलाइन में क्लोरीन डालकर उसकी गहन सफाई कर रही है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण की संभावना खत्म की जा सके। पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगातार सैंपलिंग की प्रक्रिया जारी है। नर्मदा लाइन को फिर से सुचारू करने की तैयारी भी की जा रही है। इसके लिए पाइपलाइन में उच्च स्तरीय क्लोरीनेशन का फ्लशिंग की जा रही है। इसके बाद दोबारा सैंपल लिए जाएंगे और क्लोरीन लेवल और बैक्टीरियल रिपोर्ट संतोषजनक मिलने पर ही लाइन को चालू किया जाएगा। देखिए, भागीरथपुरा में अगर हम बात करें तो वहाँ बोर्ड्स के जो हमारे क्लोरीनेशन का कार्य है वो निरंतर जारी है। कई बार उसको जो कई राउंड्स में इसका क्लोरीनेशन हो रहा है। शासकीय बोर लगभग शासकीय पूरे हो चुके हैं। प्राइवेट बोर्ड्स भी 350 बोर से ज़्यादा क्लोरीनेशन का कार्य हो गया है और साथ ही साथ जो हमारी जो नर्मदा की लाइन है उसको भी प्रारंभ करने के लिए उसको पुनः प्रारंभ करने के लिए वहाँ पर फिर से अभी क्लोरीन की फ्लशिंग आज अभी की जा रही है। प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में जहरीला पानी पीने से हुई बच्चों की मौत के बाद अब उमरिया में भी नगरीय प्रशासन को पानी की शुद्धता को लेकर जागरूक रहने के निर्देश दिए गए हैं। लेकिन उमरिया में सप्लाई होने वाला पानी कितना सुरक्षित और शुद्ध है, इसकी पड़ताल नहीं हो रही है। टैंक के भीतर गंदगी नगर पालिका और पीएचई विभाग की लापरवाही को दिखा रही है। जगह जगह पर सीवेज और पाइपलाइन के माध्यम से नालियों और सड़कों की गंदगी लोगों के घरों तक पहुंचकर धीमे जहर का काम कर रही है। वहीं मीडिया की पड़ताल के बाद नगरपालिका की पूरी टीम फिल्टर प्लांट पहुंची और नगरपालिका के सीएमओ ने शुद्ध पानी देने का संकल्प लेते हुए शुद्ध पानी सप्लाई की गारंटी दी है। तो नगरपालिका और पीएचई विभाग ने यहां पर जानकारी हासिल की। नालियों और सड़कों के बारे में जानकर नालियों की शुद्धता को लेकर जागरूक रहने के निर्देश दिए गए। नगरपालिका और पीएचई विभाग की अनदेखी सामने आई। मीडिया ने जब खबर दिखाई, इसके बाद से इस पूरे मामले में जानकारी हासिल की गई। पानी की शुद्धता को लेकर नगर निगम ने लोगों से जागरूक रहने को कहा है और ये देखिए तस्वीरें। जब मीडिया ने इस तस्वीर को दिखाई, इसके बाद से हरकत में आया पीएचई विभाग और शुद्धता को लेकर के टीम जो है जागरूक हो रही है, लोगों को भी जागरूक कर रही है। जैसा कि आपने बताया, जो इंदौर की घटना को लेकर हम लोग पूरी तरह से सतर्क हैं और अपने अधीनस्थ स्टाफ को
ये निर्देशित किया गया है किसी प्रकार की गंदे पानी की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई के लिए, साथ ही जो लीकेज हैं जगह जगह उन पे भी लगातार उसमें कार्रवाई करके उसको सुधार कार्य के लिए निर्देशित किया गया है। सरकारी कॉलेजों के हॉस्टल की दुर्दशा की खबरें आम हो गई हैं। अब बात कर रहे हैं सीहोर के शासकीय डॉक्टर अंबेडकर ITI कॉलेज के महिला हॉस्टल की, जहां खाने में इल्लियां निकलने से छात्राओं में हड़कंप मच गया। थाली में खाने में मरी हुई इल्लियां देखकर छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि हॉस्टल में मिलने वाले खाने की गुणवत्ता बेहद खराब रहती है और खाने में इल्ली कॉकरोच का निकलना बेहद आम बात है। छात्राओं का दावा है कि हॉस्टल का वाटर कूलर भी महीनों से साफ नहीं हुआ है। कुल मिलाकर हॉस्टल के जिम्मेदार छात्राओं की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरे मामले में जब कॉलेज के प्राचार्य से बात करने की कोशिश की गई तो वो सवालों के जवाब देने के बजाय बहाने बनाते नजर आए। खाने को लेकर जो उन्होंने शिकायत की थी, तो अभी हमने आके खाना टेस्ट किया, उनके साथ हमने खाना भी खाया। हमारे यहाँ जो भोजन निगरानी समिति है उन्होंने सबने, और मैंने भी आया और मैं साथ में उनके खाना खाया। खाना बढ़िया है। बच्चे भी, आप बच्चों से भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि खाना कैसा आया, ठीक है ना। और हम पर आगे भविष्य में भी निगरानी, भोजन निगरानी समिति जो है उसको हमने निर्देश दे रखे हैं कि कभी भी खाना खराब आए तो तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि हम जो भोजन सप्लाई करता है उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर सकें, है ना। और अब खबर सीधी जिले से है। सीधी जिला चिकित्सालय की यह खबर है, जहां की स्वास्थ्य व्यवस्था खुद ही बीमार हो गई है। सीधी जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला बाल शिशु रोग विभाग का है। जानकारी के मुताबिक सीधी जिला अस्पताल के SNCU वार्ड में एक साल में 180 बच्चों ने दम तोड़ा है। और अब जरा ये भी जान लीजिए कि सीधी जिला अस्पताल में 4 शिशु रोग विशेषज्ञों के पद सालों से खाली हैं, जिसका नतीजा यहां इलाज कराने आने वाले बाल शिशुओं को भुगतना पड़ रहा है। कुल मिलाकर SNCU वार्ड का संचालन जुगाड़ के चिकित्सकों के भरोसे है। कहने का मतलब यह है कि SNCU वार्ड ऑन कॉल शिशु रोग विशेषज्ञों के माध्यम से चलाया जा रहा है, जिनकी सेवाएं आपातकाल में नहीं मिल पाती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि कब सीधी जिला चिकित्सालय में बाल शिशु रोग विशेषज्ञों की भर्ती होगी। एसएनसीयू में भी हमारा एसएनसीयू अच्छा काम कर रहा है और स्टाफ अभी थोड़ा सा कम है, क्योंकि स्टाफ जो नर्सिंग ऑफिसर्स हैं उनके ट्रांसफ़र हो गए हैं। फिर भी हमने इधर उधर से मैनेज करके ड्यूटी लगाई है। और एसएनसीयू में हमारे जो टोटल पेशेंट हैं वो 1820 हैं। हमारे जो इनबॉर्न है वो 744 केस है। आउटबॉर्न 1013। आउटबॉर्न मतलब ये था जो बाहर से बच्चे आते हैं, और इनबॉर्न जैसे हमारे यहाँ जो पैदा हुए बच्चे वो कमज़ोर हैं तो हम उनको तुरंत एसएनसीयू में भर्ती करके उनको लाइफ सपोर्ट देके उनको ट्रीटमेंट देके। और चलिए अब बात करते हैं एक अहम बैठक की, जो कि CM साई की मौजूदगी में हुई। इस बैठक में बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी ने न्यायधानी के विकास का रोड मैप बनाने की बात कही, जिसे आने वाले 20 सालों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा। महापौर ने CM साई से बिलासपुर के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की मांग की है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बिलासपुर में विकास कार्य ठप हो चुके हैं। बिलासपुर की महापौर पूजा विधानी से बात की हमारे सहयोगी ने। देखिए, हाई लेवल मीटिंग पे आप ये देखेंगे कि बिलासपुर के बारे में वहाँ कोई चर्चा नहीं हुआ है। ये हमेशा हम लोग देखते आ रहे हैं बचपन से कि हमेशा रायपुर को वजन दिया जाता है, बिलासपुर को कोई तवज्जो नहीं दिया जाता। बिलासपुर विकास के नाम से शुरू से पीछे है और आज भी पीछे है। अभी नगर निगम की ये स्थिति है कि मुक्तिधाम का चौक का जो पंप है 15 दिन से जला हुआ था। 15 दिन बाद आज वो पंप बना हुआ है और लोगों को पानी मिला है। इतने बार कंप्लेंट करने के बाद भी किसी को बोलो तो बोले पंप नहीं है, लेबर पेमेंट, ठेकेदार को पेमेंट नहीं हुआ है। ये नगर निगम की स्थिति है। और नगर निगम की स्थिति मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि कुछ दिनों बाद नगर निगम में ताला लग जाए, क्योंकि अपने पास एक लीकेज बनाने के लिए नहीं है, एक गड्ढा पाटने के लिए नगर निगम के पास पैसा नहीं है। ये स्थिति नगर निगम की उन्होंने बना रखी है। बिलासपुर के विकास के लिए कल CM के पास में हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें महापौर हमारे साथ मौजूद है। मैडम बताएंगे कल मीटिंग क्या हुआ? मैडम कल बहुत सारे बिलासपुर के विकास के लिए 15-20 साल के पूरा रोड मैप बनाया गया है। शहर के वार्डों के लिए 1 करोड़ रुपया और नए जो पंचायत से जुड़े हैं उन वार्डों के लिए 1.5 करोड़ रुपए का मांग जो हमारे पार्षदों के द्वारा
जो छोटे छोटे काम हैं रोड नाली बिजली का, वो सब प्रस्ताव जो है हमने दिया है कम से कम 100 करोड़ का। और भी कई सारे काम है, उसका जो है प्रस्ताव 15-20 साल का हमने रोड मैप। हमेशा से आरोप लगा है कि रायपुर को मिलता है, बिलासपुर को कुछ नहीं मिलता, एक साथ सब मिलेगा। तो देख सकते हैं ये महापौर पूजा विधान के सप्ताह पर ये कहना है कि कल सीएम विष्णुदेव साय के साथ हाई लेवल मीटिंग हुई है। हाई लेवल मीटिंग में जो 100 करोड़ तक की मांग की गई है, इनको उम्मीद है कि बिलासपुर के लिए 100 करोड़ मिल जाएगा। लेकिन जो हमेशा से आरोप लगता है कि सिर्फ रायपुर का विकास होता है, बिलासपुर का विकास नहीं होता है, इसको लेकर के भी काफी चर्चाएं गर्म है। इसको लेकर के महापौर और जो वहां पर हाई लेवल मीटिंग हुई है, ये माना जा सकता है कि अब विकास के कार्य करीबन 15-20 साल के लिए जो पैसे मांगे गए हैं, जहां विकास होगा उसका देखना ये होगा कि जो सीएम के द्वारा जो महापौर के द्वारा सीएम के सामने अपना प्रस्ताव रखा गया है, उस पर कितना अमल होता है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव, पंकज गुप्ता, NH न्यूज़, बिलासपुर। और सुकमा में 26 नक्सली लाल आतंक का साथ छोड़ समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। इन सभी पर 64 लाख रुपए का इनाम था। सरेंडर करने वाले नक्सलियों में 7 महिला नक्सली भी शामिल हैं। आत्मसमर्पित माओवादी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, माड़ डिवीजन व EOB क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। सुकमा माड़ क्षेत्र में ये सीमावर्ती ओडिशा के कई बड़ी वारदातों में शामिल रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सली खात्मे की डेडलाइन तय की है, जिसे देखते हुए लगातार नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं, उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। और अब बात करते हैं महासमुंद की, जहां पुलिस ने नशे के काले कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। कार्रवाई के तहत 2 करोड़ 60 लाख रुपए का गांजा बरामद हुआ है और पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी एम्बुलेंस में गांजा छिपाकर तस्करी करने की फिराक में थे। इसी दौरान टेमरी नाका के पास वाहन चेकिंग के दौरान सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बहरहाल पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। तो 2 करोड़ 60 लाख रुपए का गांजा बरामद किया गया है। 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महासमुंद की ये अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एम्बुलेंस में गांजे की तस्करी की जा रही थी। हालांकि पुलिस की सक्रियता ने यहां पर बड़ी कामयाबी दिलाई और पुलिस ने 3 आरोपियों को गांजे के साथ गिरफ्तार कर लिया है। गांजे की कीमत की बात करें तो ये करोड़ों रुपए में है और ये गांजा एम्बुलेंस में सप्लाई किया जा रहा था। नशे के काले कारोबार के खिलाफ पुलिस को ये बड़ी कामयाबी मिली है। 2 करोड़ 60 लाख रुपए का गांजा पुलिस ने बरामद किया है। कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती हैं और फिल्मों से समाज के लोग प्रेरणा भी लेते हैं। आपने फिल्म पुष्पा में देखा होगा कि किस तरह लाल चंदन की तस्करी की जाती है। ठीक फिल्म पुष्पा की तर्ज पर पंजाब का एक तस्कर डोडा चूरा की तस्करी कर रहा था। मामला इंदौर का है। तेजाजी नगर पुलिस ने अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है, जो ट्रक के नीचे बने नकली डीजल टैंक में प्रतिबंधित डोडा चूरा छिपाकर ले जा रहा था। जानकारी के अनुसार पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ट्रक के जरिए भारी मात्रा में नशीला पदार्थ पंजाब ले जाया जा रहा है। घेराबंदी कर ट्रक को रोका गया तो पहली नजर में वह खाली नजर आया, लेकिन बारीकी से जांच की गई तो पुलिस दंग रह गई। नकली डीजल टैंक के भीतर 25 लाख का 87 किलो प्रतिबंधित डोडा चूरा बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और ट्रक को जब्त कर लिया है। तस्कर था जो आगर मालवा से लेके पंजाब तक ड्रग्स की तस्करी कर रहा था। तो जब उससे सख्ती से पूछताछ हुई तो उसने अलग अलग जगह दिखाई ट्रक्स में अपनी, जहाँ पे मॉडिफाइड एक डीजल का चेम्बर बना हुआ था, एक मॉडिफाइड ड्राइवर का केबिन बना हुआ था और टूल बॉक्स बना हुआ था, जहाँ पे उसने 3 अलग अलग जगह भारी मात्रा में डोडा चूरा छुपा रखा था। और ये पहले भी तस्करी करके आगर मालवा से पंजाब इस तरीके का डोडा चूरा लेके जाता रहा है। तो इसमें कुल जो है मात्रा 87 किलो डोडा चूरा की हमें जब्त हुई है।
कोई सरकारी निर्माण कार्य हो और उसमें भ्रष्टाचार की खबर ना आए तो ये भी खबर हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं। बात इंदौर की करते हैं, जहां न्यू JAH का निर्माण करने वाली कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जानकारी के मुताबिक PIO ने करीब 480 करोड़ रुपए की लागत से न्यू JAH और धर्मशाला का निर्माण किया है, लेकिन जो निर्माण कार्य बेहद हुआ है वो बेहद घटिया क्वालिटी का है। हालांकि अब अस्पताल प्रबंधन मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। तो इंदौर की यह खबर है, जहां पर निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यू JAH का घटिया निर्माण कार्य किया गया है। हालांकि अब अस्पताल प्रबंधन मामले को लेकर गंभीर नजर आ रहा है। आधी अधूरी तैयारी के साथ धर्मशाला जो है वो सौंप दी गई। निर्माण क्वालिटी बेहद घटिया है, जिसको लेकर के अब सवाल उठ रहे हैं और अब जो है इस पूरे मामले पर प्रबंधन जो है इसको लेकर गंभीर नजर आ रहा है। आधी अधूरी तैयारी के साथ ही धर्मशाला सौंप दी गई। निर्माण कंपनी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। न्यू JAH का घटिया निर्माण कार्य किया गया है। पानी की लाइन पाइप टूटी फूटी है और उसी तरीके से सौंप दिया गया है। आधी अधूरी के साथ ये सौंपा गया है। धर्मशाला है, काफ़ी लंबे समय से उसको शुरू कराने के प्रयास किए जा रहे थे। आदरणीय अधिष्ठाता महोदय और अधीक्षक महोदय के अथक प्रयासों से वो और माननीय मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी के से जो फंड हमें प्राप्त हुआ था। और 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।